ये कहानी शुरू होती है हाविन नाम के एक लड़के से। हाविन का सपना था अपना खुद का स्टोर खोलना, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार वो अपने फादर नेश से उधार मांगने का फैसला करता है, लेकिन नेश उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वो जानता था कि उसका बेटा एक बड़ा स्विंडलर है। पिछले कुछ सालों में हाविन और उसका दोस्त मेमो मिलकर कई बिजनेसेस शुरू कर चुके थे, लेकिन हर एक वेंचर बैंकरप्ट हो गया। फिर भी दोनों नए आइडियाज में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते रहते थे। हाविन के बिल्कुल ऑपोजिट नेश ने अपनी पूरी जिंदगी एक एंटीक शॉप में काम करते हुए गुजारी थी, एक ऐसी दुकान जिसकी हिस्ट्री 600 साल से ज्यादा पुरानी थी। नेश मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता था। उस दिन वो हाविन से कहता है कि एक रग डिलीवर कर दे जो एक टूरिस्ट ने खरीदी थी। इसी सुबह टर्की का सबसे अमीर आदमी फैसल यानी फॉल इस्तांबुल में लैंड करता है। उसका कहना था कि वो हागिया सोफिया को रिस्टोर करने का प्रपोजल प्रेजेंट करने आया है, लेकिन मीडिया को पूरा यकीन था कि इस अच्छे काम के पीछे उसके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स भी हो सकते हैं। रग डिलीवर करने के बाद हाविन एक जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचता है। वहां वो अपना रेज्यूमे फॉल की सेक्रेटरी लैला के सामने रखता है। जैसे ही लैला रेज्यूमे पढ़ती है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि हाविन के पास इस पोजीशन के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है, और बिना ज्यादा बात किए वो उसे इंटरव्यू से निकाल देती है। और यहीं से हाविन की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। रिजेक्ट होने के बाद हाविन बिल्डिंग से बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी एक छोटी सी लड़की उस चैंडिलियर के बिल्कुल नीचे आ जाती है जो मेंटेनेंस के दौरान गिरने वाला होता है। हाविन बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और उसकी जान बचा लेता है। पल भर में वहाँ लोग जमा हो जाते हैं। हाविन के इस हीरोइक एक्ट के लिए तालियां बजने लगती हैं। ये सब देखकर फॉल मेजर को ऑर्डर देता है, जाओ उस लड़के को ढूंढो और उसे कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दो। उसी दोपहर हाविन अपने फादर की एंटीक शॉप में उनकी मदद कर रहा होता है। तब वहाँ एक औरत आती है जो ऑटोमन एम्पायर के दौर की एक बहुत कीमती रोब ढूंढ रही होती है। फोटो देखकर हाविन के फादर नेश कहते हैं कि उनके पास ये पीस नहीं है, लेकिन हाविन जिद करता है। वो कहता है कि उसने ये रोब वेयरहाउस में देखी थी। सच हो या झूठ, औरत जिसका नाम सूजन होता है अपना कार्ड छोड़ जाती है और कहती है कि उसका क्लाइंट इस रोब के लिए बहुत बड़ी अमाउंट देने को तैयार है। औरत के जाते ही हाविन वेयरहाउस की तरफ दौड़ पड़ता है रोब ढूंढने के लिए। उधर नेश किसी को फोन लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद मेमो 2 बड़े सूटकेसेस के साथ शॉप में आता है। वो बताता है कि उन्हें अपार्टमेंट से निकाल दिया गया है क्योंकि रेंट पे नहीं हुआ। ये सुनकर हाविन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने रेंट के पैसे टेबल पर छोड़ दिए थे। सच तब सामने आता है जब पता चलता है कि मेमो वो सारे पैसे बेटिंग हाउस में गैम्बलिंग करके हार चुका है। नई जिंदगी शुरू करने के लिए हाविन रात के अंधेरे में अपने अडॉप्टिव फादर के वेयरहाउस में घुस जाता है। वहीं से वो वही रोब निकाल लेता है जिसे सूजन ढूंढ रही थी। हाविन सूजन से कांटेक्ट करता है और एक मीटिंग फिक्स होती है। ऑथेंटिसिटी चेक के बाद सूजन $1 मिलियन का ऑफर करती है। तभी अचानक नेश वहां पहुंच जाता है और ट्रांजैक्शन रोक देता है। वो साफ कह देता है ये रोब फॉर सेल नहीं है। इसी बीच एक मास्क्ड आदमी वहां आता है और बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर देता है। सूजन और उसके बॉडीगार्ड को गोली मार दी जाती है और अटैकर मौके से भाग जाता है। हाविन अपने फादर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। इस फायरिंग में नेश को भी गोली लग चुकी होती है। वो हाविन से कहता है हॉस्पिटल नहीं, टक नाम की फार्मेसी ले चल। फार्मेसी पर पहुंचते ही वहां का फार्मासिस्ट तुरंत उसकी मदद करता है। उसी वक्त जनाब फार्मेसी बंद कर रही होती है। हाविन पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन पीछे से उस पर हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर मेमो को क्रिमिनल्स इंटेरोगेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो हाविन के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जब हाविन को होश आता है, जनाब उसे उसके फादर से मिलाने ले जाती है और नेश के आखिरी शब्द होते हैं, इन दोनों पर भरोसा कर और कभी अपनी पावर पर शक मत करना। हाविन अपने फादर की डेथ का गम मना रहा होता है। तब कमल उसे एक ऐसी बात बताता है जो उसकी पूरी सोच बदल कर रख देती है। कमल कहता है कि वो, जनाब और नेश तीनों लॉयल्टी नाम की एक सीक्रेट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही मिशन है, प्रोटेक्टर की सेफ्टी, और हाविन वही प्रोटेक्टर है जो इमॉर्टल्स के एक्शंस को रोकेगा। हाकान को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता। तब कमल उससे कहता है रोब पहनो। जैसे ही हाकान रोब पहनता है, उसके चेस्ट पर एक मार को बहराता है। ये देखते ही ज़ैनब अपनी रिवॉल्वर निकालती है और सीधा हाकान के हेड पर गोली चला देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। हाकान बिल्कुल ठीक खड़ा रहता है। कमल उससे गोली दिखाता है जो उसकी स्किन को टच करते ही पूरी तरह क्रश हो चुकी होती है। अब हाकान को समझ आने लगता है ये सब नॉर्मल नहीं है। प्रोटेक्टर और उसकी पावर्स का ओरिजिन समझाते हुए कमल एक कहानी सुनाता है।
है। वो कहता है, जब मोहम्मद सेकंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्कर किया तो उसे एहसास हुआ कि शहर के बहुत सारे दुश्मन हैं। उस वक्त 7 इमॉर्टल्स, जिनकी ओरिजिन आज तक अननोन है, इस्तांबुल को बर्बाद करना चाहते थे। फ्लड्स और अर्थक्वेक्स जैसे डिजास्टर्स उन्हीं की वजह से आते थे। एक रात मोहम्मद सेकंड को एक सपना आता है। उस सपने में बताया जाता है कि 3 आर्टिफैक्ट्स की मदद से इन इमॉर्टल्स को पहचाना और खत्म किया जा सकता है। पहला, रिंग ऑफ वर्च्यू, जो इमॉर्टल के पास जाते ही ग्लो करने लगती है। दूसरा, एक स्पेशल डैगर जो इमॉर्टल की स्किन को पियर्स कर सकता है। और तीसरा, रोब, जो बैटल के दौरान आर्मर का काम करती है। उसी दिन से रोब और प्रोटेक्टर के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है। कमल हाकान को बताता है कि वो पहले प्रोटेक्टर का डिसेंडेंट है, उसी प्रोटेक्टर का जिसे मोहम्मद सेकंड ने खुद चुना था, उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ की वजह से। और यहीं से हाकान को समझ आता है उसकी जिंदगी अब नॉर्मल नहीं रहने वाली। पूरी कहानी सुनने के बाद हाकविन को लगता है कि मेमो सीरियस डेंजर में हो सकता है। वो बिना वक्त गवाए अपनी छुपने की जगह छोड़ देता है मेमो को ढूंढने के लिए। उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करे, इसलिए वो अपने फादर के घर वापस जाता है और मेमो को कॉल करता है। तभी घर के अंदर किसी के घुसने की आवाज आती है। हाकविन तुरंत गन तान लेता है, लेकिन अगले ही पल देखता है जैनाब दरवाजे से अंदर आ रही है। जैनाब को देखकर हाकविन बताता है कि मेमो का मैसेज आया है। 1 घंटे बाद सुल्तानामित स्क्वायर पर मिलने को कहा गया है। जैनाब जिद करती है कि वो भी साथ चलेगी। रास्ते में हाकविन को लैला का कॉल आता है। वो बताती है कि मिस्टर फॉल उसे हायर करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हाकविन के लिए ये सब सेकेंडरी होता है। उसके लिए अब सबसे जरूरी चीज मेमो है। वो बिना सोचे ऑफर ठुकरा देता है। जैसे ही वो सुल्तानामित स्क्वायर पहुंचते हैं, उनका डर सबसे बुरा सच बन जाता है। वहां मेमो की लाश पड़ी होती है। हाकविन उसे बचाने की कोशिश करता ही है कि अचानक गन शॉट्स की आवाज गूंज उठती है। जैनाब तुरंत समझ जाती है ये एक ट्रैप था। वो हाकविन को वहां से जोर से खींच कर ले जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि उस पल सिर्फ एक मिशन फेल नहीं हुआ होता, हाकविन अपना बेस्ट फ्रेंड भी खो चुका होता है। फार्मेसी वापस आने के बाद हाकिन एक पुरानी फोटो दिखाता है जो उसे अपने फादर के घर से मिली थी। वो कमल से पूछता है फोटो में दिख रहा आदमी कौन था। उसी पल कमल सच बता देता है, मुराद ही पहला प्रोटेक्टर था और वही हाकिन का असली फादर भी। ये सुनकर हाकिन को सब कुछ समझ आ जाता है। ऑर्फनेज के बारे में जो कहानियां उसके फादर ने सुनाई थी वो झूठ थी। वो अपने पास्ट का सच कभी बता ही नहीं सकता था। अपने फादर और अपने बेस्ट फ्रेंड के कातिल से बदला लेने के लिए हाकिन मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसका अगला टारगेट है एक टैलिस्मैनिक रिंग, ऐसी रिंग जो इमॉर्टल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। हिस्ट्री में झांकते हुए हमें पता चलता है कि 1502 में इमॉर्टल्स ने प्लेग फैलाकर इस्तांबुल को लगभग तबाह कर दिया था, लेकिन उस वक्त के प्रोटेक्टर ने हार नहीं मानी। उसने दुश्मन को एक फाइनल डुएल के लिए चैलेंज किया। अब वही जिम्मेदारी हाकिन पर आ चुकी थी। प्रोटेक्टर बन चुका हाकिन जानता था कि अगर उसे अपने एंसेस्टर्स का काम पूरा करना है तो उसे भी वही डिटर्मिनेशन दिखानी होगी। ज़नब उसकी मदद करती है, उसकी स्किल्स को ट्रेन करती है, उसे इस लड़ाई के लिए तैयार करती है। उसी दोपहर कमल अपनी बेटी को एक और औरत का एड्रेस देता है जो शहर के सबर्ब में अपने बेटे के साथ रहती है। कमल के मुताबिक आयशा लॉयल्टी की एक वेटरन थी। प्रोटेक्टर के तैयार होने तक टैलिस्मैनिक रिंग की हिफाजत उसी के पास थी। आर्सेनल से कुछ वेपन्स लेने के बाद जैनाब और हाविन उस औरत के एड्रेस पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो घर बिल्कुल खाली मिलता है। दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और तब उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो काउच पर शांति से सो रहा होता है। जैनाब तुरंत उससे इंटेरोगेट करना शुरू करती है और पूछती है आयशा कहाँ है। तब उन्हें पता चलता है कि लड़के का नाम किन है और वो उस औरत का बेटा है। हाविन लड़के को शांत करते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक सवाल पूछने आए हैं। जब किन को लगता है कि ये लोग कोई थ्रेट नहीं है तो वो उन्हें अपनी माँ से मिलाने के लिए मान जाता है। रास्ते में वो बताता है कि उसकी माँ अब ठीक नहीं है, वो पागल सी हो चुकी है। किन बताता है कि 7 साल पहले कुछ लोग उनके घर में घुसाए थे और एक रिंग चुरा कर ले गए थे। जब आयशा को पता चला कि वो आर्टिफैक्ट चोरी हो चुका है तब से उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ती चली गई। हाविन आयशा से बात करने की कोशिश करता है। इसी बीच किन चुपचाप दूर जाकर अपने सुपीरियर को कॉल करता है और प्रोटेक्टर के आने की खबर देता है। वो उम्मीद करता है कि हाविन उसकी माँ को मना लेगा और रिंग की जगह के बारे में पता चल जाएगा। कैमरा के थ्रू वो पूरी बात सुनता रहता है। आयशा के चेस्ट पर बने एक मार्क को देखकर हाविन को कुछ समझ आता है। आयशा धीरे से रिंग निकालती है जो वो अपने मुंह में छुपा कर रखी होती है। फिर वो एक शॉकिंग बात बोलती है, किन उसका बेटा नहीं है, और साथ ही कहती है हम डेंजर में हैं। सिचुएशन समझते ही हाविन और जैनाब एनिमी को पकड़ने के लिए एक एम्बुश तैयार करते हैं। जब दुश्मन उनके जाल में फंस जाता है तो दोनों मिलकर उसे इंटेरोगेट करते हैं और पूछते हैं तुम काम किसके लिए कर रहे हो। तभी आयशा खड़ी होती है और राइफल से उस आदमी को मार गिराती है जिसने उसे सालों तक कैद करके रखा था। किन के सारे रिकॉर्डिंग्स डिस्ट्रॉय करने के बाद जैनाब और हाविन वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन आयशा जानबूझकर पीछे रह जाती है ताकि उन दोनों को भागने का वक्त मिल सके। मरते हुए आयशा बताती है
कि रिंग का स्टोन सिनिन नाम के आदमी के पास है। ये कहने के बाद वो किन के बचे हुए साथियों को रोकने की कोशिश में अपनी जान दे देती है। खाली घर से निकलकर जैनब और हाविन कार में बैठते हैं और सिटी की तरफ वापस निकल पड़ते हैं। रास्ते में जैनब को लैला का कॉल आता है मिस्टर फाउल से मिलने का इनविटेशन। बिल्डिंग पहुंचने पर हाविन को मिस्टर मज़्ज़ार से मिलवाया जाता है, जो उस बिजनेसमैन की सिक्योरिटी टीम का हेड है। बातों के दौरान मज़्ज़ार को एक कॉल आती है, किन मर चुका है। ये सुनकर हाविन को शक होता है कि शायद ये लोग इमॉर्टल्स के बारे में जानते हैं, इसी वजह से वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है ताकि पास रहकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सके। रिसर्च के दौरान कमल को पता चलता है कि सिनान एक मशहूर आर्किटेक्ट था जो 1588 में मर चुका था। इसका मतलब ये था कि रिंग का स्टोन उसकी बनाई हुई किसी बिल्डिंग में छुपा हो सकता है। कुछ दिन बाद जनाब के साथ शहर की सड़कों पर घूमते हुए हाविन एक आदमी को बच्चों को परेशान करते हुए देखता है। वो बीच में पड़ता है, छोटी लड़की को वहां से भेज देता है और फिर सैमी से लड़ने लगता है। जैसे ही सैमी हाविन पर मुक्का मारता है, उसकी पूरी फिस्ट की हड्डियां एक ही झटके में टूट जाती हैं। सैमी दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा होता है। हाविन गुस्से में बच्चों को ऑर्डर देता है, उसके पैसे ले लो। फिर वो सैमी को धमकी देता है और वहां से चला जाता है। जनाब पूछती है कि ये सब क्यों किया। हाविन बताता है कि वो आदमी बच्चों से चोरी करवाता था, इसलिए उसने बीच में इंटरवीन किया। उस पागल को लेसन सिखाने के बाद दोनों हाविया सोफिया जाते हैं और वहां स्टोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जैनब घर लौटकर शहर का मैप खोलती है, अलग अलग एरियाज मार्क करती है, क्लूज को जोड़ती है और एक कंक्लूजन पर पहुंचती है। आर्टिफैक्ट मौजोलियम में छुपा हो सकता है। वो तुरंत हाविन को फोन करती है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। हाविन से बात ना हो पाने पर जैनब खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वो फाउल के स्पॉन्सर्ड पार्टी में पहुंचती है, जहां लैला उसका स्वागत करती है। दोनों बात कर ही रही होती है कि अचानक एक आदमी पार्टी में घुस जाता है और मिस्टर फाउल को मारने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, तूने मेरे बाप को मारा है। वक्त पर हाविन आ जाता है। वो आदमी को रोक लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। इंसिडेंट के बाद जैनब हाविन के पास जाती है और स्टोन की लोकेशन के बारे में अपना शक बताती है, लेकिन हाविन उसके साथ जाने के बजाय लैला के साथ ड्रिंक करने रुक जाता है। निराश होकर जैनब अपने फादर को ढूंढने फार्मेसी जाती है। वहां पहुंचकर उसे एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस मिलता है, जहां उसका फादर बंधा हुआ होता है। किसी खतरे को समझकर जैनब गन निकालती है और शूट करने ही वाली होती है, तभी वो रुक जाती है। सीन उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। अगले ही पल एक फिजिकल फाइट शुरू हो जाती है। जैनब इंट्रूडर से लड़ती है और आखिरकार उसे नीचे गिरा देती है। मारपीट के दौरान अमीर कंट्रोल खो देता है। वो जैनब को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है और जैनब बेहोश हो जाती है। अमीर उसे बांधकर हाइडआउट में और तलाश करता है, लेकिन मौका मिलते ही जैनब पलटकर अमीर को ही इमोबिलाइज कर देती है। बेहोश होने से पहले अमीर बताता है कि वो भी लॉयल्टी का मेंबर है। ये सुनते ही जैनब उसे छोड़ देती है। जैसे ही अमीर को एहसास होता है कि उसने अपने ही भाई पर हमला कर दिया था, वो पैनिक और गिल्ट में आ जाता है। तब कमल आगे बढ़कर उसे शांत करता है। दोनों को आजाद करने के बाद अमीर सच बताता है। वो आयशा के घर पर नजर रखे हुए था। जब उसने जैनब को अंदर घुसते देखा तो उसे लगा कोई दुश्मन है, इसीलिए उसने उसका पीछा किया। इसी बीच पुलिस स्टेशन में यूल की मुलाकात मजहर से होती है, जो खुद को एक लॉयर बताता है। जब दोनों अकेले हो जाते हैं तो मजहर अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो कहता है, मैंने ही तेरे बाप को मारा था, और साथ ही धमकी देता है कि अगर फॉल को परेशान किया गया तो वो माँ बहन को मार देगा। अगली सुबह कमल अपनी बेटी के साथ मौसोलियम पहुंचता है। दोनों एक स्टोन ढूंढने आए होते हैं। बाहर लगा हुआ एक फॉसेट उन्हें नकली लगता है। जब उसे खोला जाता है तो अंदर स्टोन नहीं मिलता। जैनब और गहराई से जगह को चेक करना शुरू करती है। इसी दौरान अमीर प्रोटेक्टर को अपने परिवार से मिलाने ले जाता है। वहाँ सैर अमीर के पता बताते हैं कि वो मुराद के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे और धीरे धीरे सारे राज एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। हाविन को परिवार के घर छोड़ने के बाद सैर उस दिन की कहानी सुनाता है जब लास्ट इमॉर्टल ने उनके घर पर हमला किया था। उस हमले में हाविन के बाप मारे गए थे। उस वक्त हाविन सिर्फ एक बच्चा था जो एक क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ था। बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसे यही सिखाया था, डेंजर के वक्त छुप जाना, जिंदा रहना। ये जानते हुए भी कि उसके फादर ने इस्तांबुल को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, हाविन अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। वो प्रोटेक्टर बनना नहीं चाहता, इसलिए वो एक नॉर्मल जिंदगी चुनता है और अपना फ्यूचर सिक्योरिटी करियर में इन्वेस्ट करता है। इस बीच प्रोटेक्टर की हर मूव पर नजर रखने और हाविन को उसकी डेस्टिनी एक्सेप्ट करवाने के लिए जैनब एक नया कदम उठाती है। वो अपना रेज्यूमे फॉल की कंपनी में भेजती है और वहाँ हायर हो जाती है। उधर कमल अपने एक पुराने दोस्त से डैगर
वापस लेने जाता है। वो टीमूर के सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करता है। जब टीमूर खुद बाहर आता है तो कमल उसे पहचान लेता है। 20 साल बाद उसे देखकर कमल हैरान रह जाता है। नए प्रोटेक्टर के आने की खबर सुनकर टीमूर मदद करने का फैसला करता है। वो कमल को डैगर की जगह के बारे में बता देता है। उसी रात आमिर चुपके से मज़्ज़ार के घर में घुस जाता है, ये सबूत ढूंढने के लिए कि मज़्ज़ार इमॉर्टल है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। मज़्ज़ार आमिर को बेहोश कर देता है, उसे एक कमरे में ले जाता है और फिर इंटेरोगेशन शुरू होती है, ये जानने के लिए कि आमिर ने ब्रेक इन क्यों किया था। फार्मेसी वापस आने के बाद हाविन सुबह के अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि वो प्रोटेक्टर का अपना फर्ज पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता। इसलिए वो मिस्टर फाउल के लिए काम जारी रखेगा और साथ ही कमल और जैनब के साथ ऑटोमन आर्ट म्यूजियम में घुसकर उस तलिस्मनिक डैगर को रिकवर करेगा। अगली सुबह हाविन और जैनब म्यूजियम पहुंचते हैं, सिर्फ एक वजह से, सिक्योरिटी सिस्टम को समझने के लिए। म्यूजियम के अंदर हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और लगभग हर आर्टिफैक्ट अलार्म सिस्टम से प्रोटेक्टेड है। यहाँ सीधा घुसना मुमकिन नहीं लगता। इसी पॉइंट पर कमल एक पुराने कॉन्टैक्ट का नाम लेता है, सॉन, लॉयल्टी ग्रुप का मेंबर, जो म्यूजियम के हर कोने को अच्छी तरह जानता है। तिमूर के मुताबिक सॉन सिटी मार्केट में कपड़े बेचता है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड सच का पता चलता है कि मदद करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक टीनेज लड़की है। लड़की उन दोनों को देखते ही भागने की कोशिश करती है। हाविन और जैनब उसका पीछा करते हैं और आखिरकार एक सुनसान गली में उसे पकड़ लेते हैं। अपनी जान को खतरे में समझकर सॉन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तब जैनब उसे शांत करती है और कहती है, मैं भी लॉयल्टी की मेंबर हूँ। जैसे ही लड़की को पता चलता है कि ये लोग दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं, वो राहत की सांस लेती है। फिर वो एक राज बताती है, उसके फादर म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड थे और उन्होंने ही उस तलिस्मनिक डैगर को छुपाया था। सना ये भी बताती है कि उसके फादर ने एक पासवर्ड छोड़कर रखा था जो म्यूजियम की रूफ का दरवाजा खोलता है और यही दरवाजा हॉविन के लिए एक परफेक्ट एस्केप रूट बन सकता था। पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करने के बाद जैनब और हॉविन रात होने का इंतजार करते हैं। दोनों मास्क और हुड पहनकर म्यूजियम के अंदर घुस जाते हैं ताकि उनकी पहचान मुश्किल हो। म्यूजियम आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड से भरा होता है। दोनों सीधा रूफ पर छुप जाते हैं और सिक्योरिटी रूम तक पहुंचने के सही मौके का इंतजार करते हैं। जैसे ही मौका मिलता है, अलार्म डिसेबल करने वाला डिवाइस लगाया जाता है और दोनों बिना किसी शोर के बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह हॉविन एक सिक्योरिटी टेक्नीशियन के भेस में आराम से म्यूजियम में एंटर करता है। सिक्योरिटी रूम तक पहुंचकर वो 2 गार्ड्स को बेहोश कर देता है और कमल को सिक्योरिटी कैमरास के सिस्टम से कनेक्ट होने में मदद करता है। उसके बाद प्रोटेक्टर मैलवेयर एक्टिवेट किया जाता है, कैमरास और पूरा अलार्म सिस्टम बंद हो जाता है। इसी बीच सैलॉन सीन में आती है और विजिटर्स के सेल फोन इकट्ठा कर लेती है ताकि कोई कॉल या रिकॉर्डिंग ना हो सके। जैनब जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड्स को लड़की के पीछे भेज देती है। हॉविन मौका देखकर एक डैगर छीन लेता है और भागने लगता है। जैसे ही वो विंडोज तोड़ता है, अलार्म बज उठता है। प्लान उतना परफेक्ट नहीं निकलता। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कमल गन निकालकर हवा में फायरिंग शुरू कर देता है। इससे हॉविन को रूफ तक पहुंचने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। हॉविन के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो गेट के दूसरी तरफ कूद जाता है और सीधा पार्किंग लॉट की तरफ दौड़ लगाता है। उसी वक्त जैनब और सोन कार में दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। तीनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन जैनब का दिमाग बार बार अपने फादर कमाल पर अटक जाता है। वो घबरा जाती है। जैनब को शांत करते हुए हाविन उसे एक वादा करता है, वो कमाल को जेल से निकालने का तरीका जरूर ढूंढेगा और साथ ही इमॉर्टल से अपने साथियों के साथ हुए जुल्म का बदला भी लेगा। अगली सुबह लोकल न्यूज चैनल्स म्यूजियम रॉबरी की रिपोर्ट चला रहे होते हैं। स्क्रीन पर कमाल की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। पुलिस फार्मेसी पर रेड करती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ लौट जाती है। उसी दिन मज़्ज़र को पता चलता है कि जो आदमी अरेस्ट हुआ है वो जैनब का फादर है। ये बात वो फाउल के साथ शेयर करता है। सिक्योरिटी हेड को शक होता है कि कमाल डैगर चोरी में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन फाउल बिना किसी प्रूफ के इल्जाम लगाने पर उसे डांट देता है। अपने फादर को जेल से निकालने के लिए जैनब अपने एक दोस्त से मदद मांगती है। जब तिमूर एक औरत को अपने गार्ड्स पर हमला करते देखता है तो वो तुरंत पहचान लेता है, ये कमाल की बेटी है। इधर हाविन रोज की तरह ऑफिस जाता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। कॉफी ब्रेक के दौरान उसकी नजर एक सस्पिशियस आदमी पर पड़ती है जो छुप छुप कर बिल्डिंग में घुस रहा होता है। ये आदमी यिन होता है। फेस ऑल इंसिडेंट की वजह से उसकी जॉब चली गई थी और उसका जर्नलिज्म करियर भी बर्बाद हो चुका था। अब वो गन के साथ बिल्डिंग में बदला लेने आया था, लेकिन गोली चलने से पहले ही हाविन वहां पहुंच जाता है और उसे रोककर बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही लगता है कि आदमी कंट्रोल से बाहर जा रहा है, लैला अपनी पेन से उस पर वार करती है। इसी पल हाविन को रिएक्ट करने का मौका मिल जाता है। वो आदमी को नीचे गिरा देता है
प्रोटेक्टर उसे पकड़कर इमोबिलाइज करता है और एक जोर के मुक्के से उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और येन को हैंडकफ्स में ले जाकर अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही तैमूर कमल के साथ बाहर निकल आता है। जनाब दौड़कर अपने फादर को गले लगा लेती है। इस पूरे फेवर के बदले तैमूर प्रोटेक्टर से पर्सनली मिलने की इजाजत मांगता है और हाविन से कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, जो भी चाहिए होगा मैं मदद करूंगा। उसी रात बॉस के साथ मीटिंग के दौरान मजार को पता चलता है कि सुबह हाविन ने फॉल की जान बचाई थी, लेकिन इसी बात पर मजार को ब्लेम भी मिलता है टीम के गार्ड्स को प्रॉपरली ट्रेन ना करने के लिए। उसी वक्त उसकी डिमोशन कर दी जाती है और ये भी साफ हो जाता है कि हाविन नया हेड ऑफ सिक्योरिटी बनने वाला है। ये खबर सुनते ही मजार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने कंपेटिटर के पीछे पड़ जाता है, एक केमिकल कंपाउंड का यूज करके उसे बेहोश कर देता है और फिर हाविन को घसीटकर अपने अपार्टमेंट ले जाता है। वहाँ वो हाविन को समझाने की कोशिश करता है, कहता है डैगर मेरे पास नहीं है। इसी बीच प्रोटेक्टर को सच पता चलता है, मजार ही आमिर का किलर था। हाविन को झटका लगता है क्योंकि वो मजार को अपना दोस्त मानता था। तब मजार अचानक हाविन को एक ग्लास टेबल पर धक्का दे देता है। प्रोटेक्टर टेबल के टूटे हुए टुकड़ों से अपनी रस्सी काट लेता है और फिर मजार पर वार करता है। कुछ ही पलों में मजार का अंत हो जाता है और यहीं पर उसकी कहानी खत्म हो जाती है। आदमी को मरते देख हेवन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था शायद ये इमॉर्टल है। उसी वक्त लैला आवाज सुन के कोवर्कर के अपार्टमेंट में आती है और सीन देख के शॉक हो जाती है। कुछ मिनट बाद पुलिस क्राइम सीन पर आती है और हेवन को बिना एक्सप्लेन करने का मौका दिए ले जाती है। लेकिन स्टेशन की तरफ जाते हुए हेवन देखता है लैला का नेकलेस ग्लो कर रहा है। फाउल के पास जाते ही समझ आता है असली इमॉर्टल उसका बॉस है। क्राइम सीन पर पहुंचकर बिजनेसमैन समझने की कोशिश करता है हेवन के अटैक की वजह और पुलिस ऑफिसर को कन्विंस करता है अपार्टमेंट छोड़ दे ताकि पुराने दोस्त से गुड बाय कह सके। फाउल लैला के पास जाता है और अपना सीक्रेट रिवील करता है, कहता है मैं इमॉर्टल हूँ जैसे मेरी वाइफ थी, अब मैं अपनी लीनिएज का आखिरी हूँ। सालों पहले हेवन के फादर ने डैगर से मेरी वाइफ को मारा था तो मैंने बदला लिया और मुराद के पूरे परिवार को खत्म कर दिया सिवाय सबसे छोटे बेटे के जो मिरेकल से बच गया। सच साबित करने के लिए बिजनेसमैन खुद को ब्लेड से मार देता है। जब लैला देखती है उसको कुछ नहीं हुआ तो डर जाती है। उसी वक्त फाउल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को कन्विंस कर देता है कि हाविन ने सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था। हाविन को रिलीज कर दिया जाता है लेकिन बाहर निकलते ही प्रोटेक्टर अपने आर्च एनिमी पर हमला कर देता है। गुस्से में वो उसे लगातार मारने लगता है जब तक उसे एक सच का पता नहीं चल जाता। लैला को कैद करके रखा गया है। फाउल एक शर्त रखता है, लैला को जिंदा देखना है तो हाविन को 1 घंटे के अंदर बॉस के ऑफिस में डैगर के साथ पहुंचना होगा। अगर देर हुई, फाउल कहता है, लैला को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। इधर जनाब अपने फादर कमल के साथ दारिया से मिलने जाती है जो पहले लॉयल्टी मूवमेंट की मेंबर थी। बाद में उस पर बिट्रेयल का इल्जाम लगा और उसे ग्रुप से निकाल दिया गया था। उन दोनों का मकसद एक ही था, इमॉर्टल की असली आइडेंटिटी का पता लगाना। लेकिन मीटिंग के दौरान दोनों एक ऐसी चेंबर में फंस जाते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं होती, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बेटी को बचाने के लिए कमल जनाब को एयर वेंट तक पहुंचने में मदद करता है। जनाब पाइप के थ्रू किसी तरह बाहर निकल जाती है और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कमल की सांसें थम चुकी होती हैं। कुछ मिनट बाद जनाब फार्मेसी वापस पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात हाविन से होती है। वो कमल के साथ जो हुआ सब कुछ बता देती है। प्रोटेक्टर अपने दोस्त को तसल्ली देता है और इसी मोमेंट पर एक शॉकिंग सच सामने आता है, हाविन का खून इमॉर्टल्स को जिंदा रख सकता है। फिर भी वो लैला को बचाने फॉल से मिलने निकल पड़ता है। जब देखता है औरत को गोली मारी जा रही है तो बॉस के ऑर्डर्स मानता है। शील्ड उतार के अपने खून का सैंपल वायल में डाल के एनिमी के हाथ देता है। फिर फॉल डैगर मांगता है। सब पाके अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, दोनों को खत्म कर दो। उसी वक्त प्रोटेक्टर एक गार्ड से गन छीन लेता है और कई गोलियों से उनको खत्म कर देता है। लैला को आजाद करके कपड़े से खून रोकता है और फार्मेसी ले जाता है जहाँ फॉल ना पहुंच सके। आखिरी पलों में लैला बताती है जो फॉल ने कुछ घंटे पहले कहा था और हाकन को पता चलता है इमॉर्टल का खून इंसानों को जिंदा कर सकता है। ये कहकर लैला मैसिव ब्लड लॉस से मर जाती है और हाकिन जैनाब से मदद मांगता है फॉल की जगह ढूंढने में। ये सोचकर बिजनेसमैन की वाइफ हागिया सोफिया में दूसरे इमॉर्टल्स के साथ दफनी है। दोनों दोस्त वहां जाते हैं और उसको पा लेते हैं। दूसरे इमॉर्टल्स को वापस जिंदा करने से रोकने के लिए हाकिन फॉल के हाथ से चैलिस छीन लेता है और उसका खून जमीन में अब्सॉर्ब हो जाता है। उसी वक्त बिजनेसमैन कहता है मुझे दूसरे इमॉर्टल जिंदा करने में इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ अपनी वाइफ को। उसको रोकने के लिए हाकिन डुएल शुरू कर देता है। ये जानकर भी कि रोब नहीं पहनी है तो प्रोटेक्शन नहीं है, जख्मी हो जाता है। उसका असली मकसद फॉल के पास जाके मौका ढूंढना था जैनाब के फेंके डैगर से वार करने का।
डैगर खून से रंग जाता है। औरत लैला को जिंदा करने की कोशिश करती है। जब वो हाविन को खत्म करने वाली होती है तो बिजनेसमैन अपनी वाइफ की आवाज सुनता है, पीछे मुड़कर देखता है और इमोशनल हो जाता है रुक गया को जिंदा देखकर। डैगर वापस लेते ही हाविन ओपोनेंट को फाइनल ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन अर्थक्वेक से रुक जाता है। उसी वक्त बाकी 5 इमोर्टल्स अपनी कब्रों से उठने लगते हैं। फॉल डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के वाइफ के साथ भाग जाता है। अपने दुश्मनों के सामने खड़ा हाविन पीछे मुड़ता है और देखता है लैला जिंदा हो चुकी है। और इसी मिस्टीरियस मोड़ के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।